हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में ठीक होंगे। आज की क्लास आप लोगों को बहुत लेट पहुँच रही है, शायद 8 बज रहा होगा। हालांकि मैंने रिकॉर्ड ये क्लास दिन में कर ली थी, बट सेंड करने में देर इसलिए हो रही है क्योंकि कई बच्चों ने अपना अपना होमवर्क अभी तक करके हमें नहीं दिखाया। हमने कई बार आप सब लोगों से कहा है और यही सही तरीका है। बच्चों, हम लास्ट ईयर ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं, हमको एक्सपीरियंस है कि क्या करने से बच्चों का फ़ायदा होगा। सुबह आप 6 बजे अगर मान लो उठते हो, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग 9 बजे भी उठते हो। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो और रात में 10 बजे 12 बजे तक सोते हो, तो इसके बीच कोई से भी 2 घंटे आपको निकालने हैं जब आपको क्लास देखनी है। 1 घंटा अकाउंट्स का मान लो, 1 घंटा होमवर्क वगैरह सब मिला के इकोनॉमिक्स का मान लो। हम ये कैसे मान लें कि सुबह 6 बजे से रात 12 बजे के बीच 18 घंटों में आप एक क्लास देखने भर का समय नहीं निकाल पा रहे। ये चीज़ मेरे समझ के परे है और ये चीज़ एक्सक्यूजेबल भी नहीं है। हम इसको एज एन एक्सक्यूज़ आप हमारे सामने नहीं रख सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, एक डिसिप्लिन शेड्यूल में तो आइए। आप पहले, आप अभी भी एक हंसी मजाक की तरह पढ़ रहे हैं कि अभी तो ऐसे ही पढ़ाई चल रही है, जब कोचिंग खुलेगी तो देखा जाएगा। नहीं, जब कोचिंग खुलेगी तो पढ़ाई ऑनलाइन में जहाँ ख़त्म हुई होगी वहीं से कंटिन्यू होगी। पुराना आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आपके पास वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में हम आपके सामने खड़े होके नहीं पढ़ा रहे। हम नहीं देख रहे हैं कि आप इस समय ये क्लास लेट के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, नाश्ता करके देख रहे हो, खाना खा के देख रहे हो, बाथरूम में बैठ के देख रहे हो, हमको नहीं पता। इसके लिए आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये एक 2 वे प्रोसेस है। हम आपको क्लास भेजें, आप क्लास देखें, आप रिस्पॉन्ड करें तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ आपने क्लास देख ली। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की तरह सुबह से रात तक हम मैसेज टाइप किए जा रहे हैं। अजी हमको क्या मिल रहा है, हम तो महीना पूरा होने पर फीस ले लेंगे आपसे, लेकिन आपको हम जो दे रहे हैं इतना कोई टीचर परेशान नहीं होगा ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में जितना हम होते हैं। और जब तक हम आप पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, यकीन करिए आपके फ़ायदे के लिए ले रहे हैं। अगर हमने आप पर गिव अप कर दिया, हमने छोड़ दिया कि भाई चलो देते हो दो, नहीं करते हो होमवर्क ना करो, सबमिट करते हो ना करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप अपने आप में हैं। अब अपने अकॉर्डिंग तय कर लीजिए क्या करना है। हमने आपके हाल पे आपको छोड़ दिया। आज ये तीसरी क्लास है, अब हमें होमवर्क के लिए, नोट्स के लिए टोकना ना पड़े। आप एक शेड्यूल तय कर लो, हम क्लास बता देते हैं कितने समय तक विजिबल रहेगी। प्लीज़ उतने समय तक आपका होमवर्क आ जाना चाहिए। इमरजेंसी कभी हो गई तो आप हमको खुद से एडवांस में बताइए कि सर आज ये दिक्कत हमारे साथ हो गई है और हम आपको इस दिक्कत की वजह से समय पर क्लास नहीं भेज पाएंगे, कल हम लेकिन पक्का क्लास इतने समय तक भेज देंगे। ये अंडरस्टैंडेबल है, इमरजेंसी तो किसी के साथ भी हो सकती है। बट एकदम गूंगे होके बैठ जाना, हम मूर्ख जैसे ग्रुप पे मैसेज करते रहते हैं, आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम एक एक बच्चे का नाम बुलाते रहते हैं, आप कुछ रिप्लाई नहीं करते, ये फेयर नहीं है मेरे साथ एज अ टीचर। बच्चों अगर सिंसियरली पढ़ना है तो हम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, पढ़ाई बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। अगर पढ़ना ही नहीं है तो फिर आप गलत क्लास का हिस्सा हैं, आप गलत टीचर से पढ़ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ अपनी इच्छा से ग्रुप छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। हमारे साथ पढ़ने के कुछ नियम कानून कायदे हैं। हमको नहीं पता आज से पहले आप कैसे टीचरों से पढ़ते थे, लेकिन हमसे पढ़ोगे तो पढ़ाई में हम मजाक नहीं ले सह सकते। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। आपके पास 22 घंटे हैं, जो इच्छा हो करो, लेकिन 2 घंटे जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स या बीएसटी क्लास के हैं उसमें जैसा हम बोलेंगे वैसा हमको चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं दे सकते तो फील फ्री टू लीव द ग्रुप। हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप छोड़ दीजिए, कोई बुरा नहीं मानेगा, हम बुरा नहीं मानेंगे, हमारे आपके बीच कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा हमारे अलावा कोई टीचर इतना पीछे पढ़ेगा नहीं आपके। पढ़ेगा तो फीस के लिए पढ़ेगा, लेकिन हमारे जैसा कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा कि 14 दिन पढ़ लो बेटा, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, फीस मत देना। ये टीचर नहीं कहते। टीचर कहते पहले फीस लाओ फिर क्लास पढ़ाएंगे। बाकी आपकी इच्छा बच्चों, हमने समझा दिया है, ये लास्ट है। इसके बाद हम देखेंगे अगर बच्चों का बर्ताव सही नहीं है। पहली चीज़ तो आप खुद ग्रुप छोड़ दीजिए, आप नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिसिप्लिन वे में पढ़िए, अदरवाइज लीव माई क्लास। क्लास नंबर 3 में आज हम बच्चों तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं हेडिंग, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा
कि एक इकोनॉमी क्या होती है। बच्चों हम आप लोगों को समझा दें कि इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब व्यवस्था। जैसे शादी ब्याह में एक सिस्टम होता है कि यहाँ स्टॉल लगे हैं, यहाँ डीजे लगा है, यहाँ स्टेज लगा है, वैसे इकोनॉमी भी क्या है बच्चों, इकोनॉमी भी एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंतर्गत किसी भी एरिया में रहने वाले लोग, इकोनॉमी क्या है बच्चों, एक व्यवस्था, एक सिस्टम जिसके अंतर्गत किसी भी एरिया में, एरिया मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, लोकेशन, किसी भी एरिया में रहने वाले लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अर्न देयर लिविंग। अर्न देयर लिविंग का मतलब है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चों, ध्यान रखिए। इकोनॉमी का मतलब हमने बताया, इकोनॉमी कोई जगह नहीं है, बल्कि इकोनॉमी किसी जगह में एक सिस्टम है। इकोनॉमी अपने आप में कोई जगह नहीं है, इकोनॉमी एक जगह में, फॉर एग्जांपल रायबरेली या इंडिया, तो इंडिया वो एरिया है जिसके अंदर इकोनॉमी एक सिस्टम है, जहाँ पर रहने वाले लोग यानी भारत में रहने वाले लोग उस सिस्टम के अंतर्गत अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सब बच्चे लिखें, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच people of an area, an economy is a system by which people of an area earn their living, earn their living। एक एरिया में रहने वाले लोग जिस प्रणाली के अंतर्गत, जिस व्यवस्था के अंतर्गत, जिस सिस्टम के अंतर्गत रोजी रोटी कमाते हैं, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में रहते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल मिस्टर शशांक। उस इकोनॉमी में रहते हैं मिस्टर शशांक। अब क्या इकोनॉमी के अंदर रहते हुए मिस्टर शशांक को जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए या जो भी इनकी वांट्स हैं, मिस्टर शशांक की जितनी भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या मिस्टर शशांक सभी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं? भाई हमारी डेली बेसिस पर कुछ इच्छाएं होती हैं ना, जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, ब्रेड, मक्खन, जैम, रोटी, आटा, नूडल्स, कपड़े, फ़ोन, ये सब हमारी क्या हैं? ये सब हमारी इच्छाएं। तो एक इकोनॉमी में रहने वाले लोग क्या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को खुद से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। हो सकता है एक दो चीज़ें कर लें, हो सकता है एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टीचर हैं, तो हमारी वांट है कि बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आए, तो अपनी रोजी रोटी के लिए, लिविंग के लिए हम किस पर डिपेंडेंट हैं? स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंट है या नहीं है? फिर उसी तरह खाने के लिए, फॉर एग्जांपल हमको ब्रेड चाहिए, शशांक को मान लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं, शशांक को मान लो ब्रेड चाहिए, इसके लिए शशांक किस पे डिपेंडेंट है? बेकर पर डिपेंडेंट है। शशांक को मान लो क्लॉथ्स चाहिए, कपड़े चाहिए, शशांक किस पर डिपेंडेंट है? टेलर पर डिपेंडेंट है या नहीं? सब बच्चे जवाब दें अपने अपने मनों में। टेलर पर डिपेंडेंट है, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कोई व्यक्ति सभी गुड्स एंड सर्विसेज को स्वयं प्रोड्यूस कर सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट, मतलब आपस में एक दूसरे पर निर्भर। मान लो यहाँ पर है कंज्यूमर और यहाँ पर है प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों क्या परफॉर्म कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर को फॉर एग्जांपल चाहिए कपड़ा,
और कपड़े का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर पैसा देगा, प्रोड्यूसर पैसा लेके बदले में कंज्यूमर को कपड़ा देगा। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्भर हैं। दोनों क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी मतलब बता दें। रोजी रोटी कमाने के लिए जो भी काम हम करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मम्मी घर में खाना बना रही हैं तो उसके बदले उनको पैसा नहीं मिलता तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर मम्मी किसी होटल में शेफ़ हैं तो खाना बनाने के बदले उनको पैसा मिलेगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम घरों में अपना काम खुद से करते हैं, इसके बदले पैसा थोड़ी मिलता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन घर में हमने एक मेड रखी हुई है काम करने के लिए या खाना बनाने के लिए किसी बावर्ची को रखा हुआ है तो उसके बदले उसको पैसा देंगे, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर कंजम्पशन हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का या प्रोडक्शन हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसके बदले मनी का एक्सचेंज हो रहा हो, उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी कोई एक नहीं परफॉर्म कर सकता। मान लो प्रोड्यूसर ने क्लॉथ्स बना के रख लिए होते, खरीदने के लिए कंज्यूमर ही ना होता तो, और कंज्यूमर खरीदना चाहता है कपड़े लेकिन बनाने वाला प्रोड्यूसर ही ना होता तो, यानी क्या है? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एक दूसरे पर क्या है? म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। म्यूचुअली मतलब आपस में, और इंटरडिपेंडेंस मतलब निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कंज्यूमर नहीं होगा तो प्रोड्यूसर की कोई वैल्यू नहीं, और प्रोड्यूसर नहीं होगा तो कंज्यूमर की कोई वैल्यू नहीं। दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं सिंपल इकोनॉमी। ये पेपर में आ सकता है। इकोनॉमी का मतलब तो हमने आप लोगों को बता दिया कि इकोनॉमी एक किसी एरिया में ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंतर्गत लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सिंपल इकोनॉमी क्या है? सिंपल इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कुछ हद तक एक दूसरे पर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हो। कुछ हद तक मतलब इसको लिखते हैं इंग्लिश में मॉडरेट डिग्री। एक दूसरे पर निर्भर तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निर्भर है। क्यों? क्योंकि एक प्रोड्यूसर सामान नहीं बनाएगा तो कंज्यूमर के पास दूसरे प्रोड्यूसर का ऑप्शन है। एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर से सामान नहीं खरीदेगा तो कोई दूसरा कंज्यूमर खरीद लेगा। तो निर्भर तो हैं दोनों एक दूसरे पर, लेकिन पूरी तरह से निर्भर नहीं है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले लोग एक दूसरे पर थोड़ा सा निर्भर हों, उस इकोनॉमी को हम सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। सब बच्चे लिखें सिंपल इकोनॉमी की मीनिंग। अ सिंपल इकोनॉमी इज द वन इन विच अ सिंपल इकोनॉमी इज द वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज द डिग्री मतलब लिमिट, कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस निर्भरता, एंड एक्सचेंज का मतलब ये पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, ये बदले में क्लॉथ्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, किसी भी चीज़ का कंज्यूमर प्रोड्यूसर हो सकता था। इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए। अ सिंपल इकोनॉमी इज द वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। ठीक है, इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। नेक्स्ट अपनी कॉपी में सब बच्चे हेडिंग लिखें। सब बच्चे अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग लिखें। सिंपल इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए,
किसी भी देश में तीन में से कोई भी एक प्रकार की इकोनॉमी हो सकती है। तीन प्रकार की होती हैं। पहली इकोनॉमी का नाम है मार्केट इकोनॉमी। तीन प्रकार की इकोनॉमी होती हैं। पहली इकोनॉमी का नाम है मार्केट इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी का नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और तीसरी इकोनॉमी का नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बच्चों तीन तरीके की इकोनॉमी होती हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। हम तीनों तरीके की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। तीन तरीके की इकोनॉमी है, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहली हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मार्केट इकोनॉमी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तीनों तरीके की इकोनॉमी। पहली हेडिंग सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लें, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी की पहचान बहुत सरल है। मार्केट इकोनॉमी जो होती है बच्चों, मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जहां मार्केट फोर्सेस जितनी भी होती हैं या जहां पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जहां जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। हमने बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जहां पर लोग मनी का एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बदले में पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपके घर में मेड काम करने आता है या आती है, उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पापा या मम्मी जॉब करते हैं, बदले में सैलरी मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किसी भी काम के बदले जब मनी एक्सचेंज होता है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बट मार्केट इकोनॉमी में खास बात यह है कि इस इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं डिमांड और सप्लाई। मार्केट इकोनॉमी को कंट्रोल करता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का मतलब ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या काम किया जाएगा ये डिपेंड करता है किस चीज़ की डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी। जितनी भी चीज़ें हो रही होंगी उसके पीछे जो मंशा होगी, जो पावर कंट्रोल उसे करेगा, वो डिमांड एंड सप्लाई करेगा। कहने का मतलब ये, इसी को थोड़ा सा सरल भाषा में ले जाते हैं। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी, जितनी भी देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होंगी, वो प्रॉफिट मोटिव से हो रही होंगी। उसका मोटिव होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जितनी भी मार्केट इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसके पीछे मंशा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। यानी यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं होता और सारा का सारा काम होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है और देश में लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं होता, ऐसी इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। और ऐसी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है डिमांड और सप्लाई। ऐसी इकोनॉमी को क्या कंट्रोल करता है? डिमांड और सप्लाई। यानी कहने का मतलब, अगर किसी चीज़ की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि खरीदार ज़्यादा है, किसी भी मूल्य पर उसको खरीदना चाहते हैं तो सेलर तुरंत उसका प्राइस क्या करेगा? बढ़ा देगा। भले ऐसा करने से देश के अंदर होने वाला वेलफेयर ना हो रहा हो, लेकिन उसको वेलफेयर की पड़ी ही नहीं है। उसको किस चीज़ की पड़ी है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने की पड़ी है। तो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जहां पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव के लिए परफॉर्म की जाती हैं और उनके पीछे सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण करना कोई मंशा नहीं है। यहाँ पर जितनी भी पावर है
वो डिमांड और सप्लाई में होती है। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग तय किया जाता है कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा और किस चीज़ को कितना प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल, देश के अंदर अगर कोविड वैक्सीन की डिमांड ज़्यादा है और कोविड वैक्सीन की सप्लाई कम है, और अगर हम एक मार्केट इकोनॉमी में रह रहे होते, भारत एक मार्केट इकोनॉमी नहीं है, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल हमारे आसपास जो है वो है यूएस या चाइना। यूएस और चाइना एक मार्केट इकोनॉमी देश है। तो मार्केट इकोनॉमी में अगर यूएस और चाइना में कोविड वैक्सीन की डिमांड या कोविड से रिलेटेड जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑफिशियली ब्लैक मार्केटिंग करके नहीं, काला बाजारी करके नहीं, खुद से प्रोडक्ट का प्राइस लीगली अगर आप परचेज करोगे तो भी महंगा होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोड्यूसर सारा का सारा काम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं, वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करते। मार्केट इकोनॉमी में दूसरा है। इसके बाद सेकंड आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मेरी एडवाइस है कि आप नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। जो हम समझा रहे हैं, जो हम लिखा रहे हैं, दोनों चीज़ें आपको लिखनी चाहिए अपनी कॉपी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में एग्जाम्पल यूएसएसआर का आ सकता है, अब नहीं लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। तो आप रशिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी का बिल्कुल उल्टा होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की खास बात यह है कि इस इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं इन देशों में जहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, वहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनका जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। क्योंकि इनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, इसलिए गवर्नमेंट जो काम करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड करती है। पिछले वाले का जस्ट उल्टा, सारा कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास क्योंकि है, तो गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, गवर्नमेंट देश की भलाई के लिए काम करती। यानी जो यहाँ पर मोटिव है वो है सोशल वेलफेयर। ये मोटिव क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जितना भी कंट्रोल है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव के लिए किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया जाता। इसका कारण क्या है? ऊपर में क्यों किया जाता था और यहाँ क्यों नहीं किया जाता? कारण है कंट्रोल। वहाँ पर कंट्रोल आपने प्राइवेट सेलर्स को दे दिया था, प्राइवेट बिजनेसमैन को दे दिया था, इसलिए डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती, सेलर उस चीज़ का या प्रोड्यूसर उस चीज़ का प्राइस बढ़ा देता, क्योंकि उनका मोटिव हमेशा से क्या अर्न करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज, और सोशल वेलफेयर की उनको कुछ पड़ी नहीं। ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, और देश के भलाई के लिए गवर्नमेंट काम करती है। इसलिए जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर मोटिव के लिए परफॉर्म हो रही। जस्ट अपोजिट यूएस, चाइना, ये एग्जाम्पल है मार्केट इकोनॉमी के। यूएसएसआर, रशिया जब यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर, तब वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आता था। आज की तारीख में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ज़्यादा देश आते नहीं, भारत भी नहीं। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ऊपर जो भी आपने पढ़े दोनों का मिक्सचर, यानी कि दोनों का मिक्सचर का मतलब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी मिक्स्ड इकोनॉमी में, वो गवर्न की जाएंगी। ध्यान रखिएगा शब्द, गवर्न की जाएंगी डिमांड और सप्लाई द्वारा ही। गवर्न की जाएंगी डिमांड सप्लाई द्वारा ही, लेकिन उस पर कंट्रोल रहेगा किसका? कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का। अब दो शब्द हमने यहाँ पर लिखा है, एक है गवर्न और एक शायद लाइट चली गई बच्चों, इन्वर्टर से लाइट थोड़ी हल्की हो गई, थोड़ा एडजस्ट करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मिक्स्ड इकोनॉमी में जितनी भी होती हैं वो गवर्न होती हैं डिमांड सप्लाई द्वारा ही।
यानी जो प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित किया जाएगा वो डिमांड सप्लाई द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, कम कर सकती है। जैसे अनाज, भारत में अनाज खुली दुकानों पर भी मिलता है, यानी खुली दुकानों पर मिलने का मतलब वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव है, और राशन की जो सरकारी दुकानें हैं जहाँ राशन कार्ड दिखा के मिलता है वहाँ भी मिलता है। लेकिन दोनों जगह प्राइस क्या होता है? अलग अलग होता है। जब हम खुली किराने की दुकान में खरीदने जाते हैं तो वहाँ साधारण प्राइस होता है जो कि निर्धारित किया जाता है प्राइवेट सेलर्स के द्वारा डिमांड सप्लाई के बेसिस पर। जैसे एक मोहल्ले की किराने की दुकान है और कोरोना में लॉकडाउन है, अचानक से डिमांड बढ़ गई और शक्कर की या सरसों के तेल की सप्लाई कम है, तो वो सडनली उस सरसों के तेल की या शक्कर की प्राइस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लेकिन अगर सरकारी राशन की दुकान है जहां राशन कार्ड दिखाने से आपको अनाज मिलता है, तो चाहे जितनी ज़्यादा डिमांड हो, चाहे जितनी कम सप्लाई हो, प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। यानी मार्केट इकोनॉमी की भी विशेषता इसमें है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की भी विशेषता है, जो कि दो शब्दों से हमने जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्न तो डिमांड सप्लाई से ही होंगी। प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड सप्लाई द्वारा ही तय किया जाएगा, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। ये तीन तरीके की इकोनॉमी है और ये पेपर में ज़रूर आता है बच्चों। आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर ने इसको समझाया है लेकिन लिखाया नहीं है। हमने बिल्कुल लिखाया है, अब आपने ना लिखा हो तो वो आपकी गलती है। हमने क्लास के पहले दिन कहा था कि सिर्फ हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि हम आपको कहानी शुरू से आखिरी तक रामचरितमानस लिखाएं, नहीं, आपको भी खुद से नोट्स मेकिंग आना चाहिए। जब हम लिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो की यही खासियत है कि आप वीडियो पॉज कर दीजिए, उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, 24 घंटे में 100 बार देखिए, लेकिन नोट्स खुद से भी बनाइए। क्योंकि हम आपको किताब का लिखा हुआ नहीं पढ़ा और समझा रहे हैं, हम अपना समझा हुआ आपको समझा रहे हैं। तो हमारे समझाने से आपने क्या समझा वो भी आपको लिखना आना चाहिए। बच्चों, आज का होमवर्क है, सब लोग अपनी कॉपी में लिखें, एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन, कोई से भी 3 डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को लिखने हैं। कौन कौन सी इकोनॉमी में? मार्केट इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में और मिक्स्ड इकोनॉमी में। बच्चों, ये आज आपका होमवर्क है। आप बुक से भी देख के लिख सकते हो, आप इंटरनेट से भी देख के लिख सकते हो। जिस पॉइंट में आपको दिक्कत हो, अगर ना समझ आया हो, तो आप क्लास देखने के बाद जब अपने नोट्स ग्रुप पे सबमिट करें तो हमसे ज़रूर पूछ लें, ताकि कल में हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के रेगुलर क्लास के साथ आपके डाउट्स भी दूर कर दें। क्योंकि पिछली क्लास में हमसे किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा था, इसलिए आज हमने डाउट की कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाई। जिस दिन कोई डाउट हमसे पूछेगा, हम डाउट की एक सेपरेट वीडियो भी बना के डाल देंगे। हमने क्लास की शुरुआत में जो बात कही थी, हम फिर दोहरा रहे हैं। क्लास देखने के लिए कोई सा भी 1 घंटा दिन का अकाउंट्स का तय कर लीजिए, कोई सा भी 1 घंटा रात का या दिन का आप इकोनॉमिक्स का डिसाइड कर लीजिए, और उसी 1 घंटे में क्लास देखिए, होमवर्क करिए, नोट सबमिट करिए रेगुलर। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी दिन कुछ इमरजेंसी घटनाक्रम हो गया, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम भी इंसान हैं, आपकी दिक्कत मुसीबतें हम भी समझेंगे। लेकिन अगर आप मजाक में पढ़ाई कर रहे हैं, लाइट मूड में पढ़ाई कर रहे हैं कि अरे फीस तो देनी नहीं, 14 दिन पढ़ लेंगे, देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, बाकी कोचिंग खुलेगा तो पढ़ेंगे, तो फिर आप गलत जगह पढ़ रहे हैं, आप गलत टीचर से पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं बच्चों, हमारे पास ये टाइम पास करने का मौका नहीं है। रेगुलर नोट्स देखिए, रेगुलर नोट्स भेजिए, क्लास देखिए। सबसे बेस्ट आइडिया हम बताते हैं आपको, दोपहर के समय या रात के समय अकाउंटेंसी पढ़ा करिए और सुबह के समय या शाम के समय इकोनॉमिक्स पढ़ा करिए। इस समय आप कोई भी 1 घंटा निकाल लीजिए दोपहर और रात में अकाउंट्स देखने के लिए, और शाम या सुबह में कोई भी 1 घंटा निकाल लीजिए इकोनॉमिक्स का देखने के लिए। और नोट्स तुरंत बनाइए, ये मत सोचिए कि अभी हम क्लास देख ले, नोट्स अगली बार बनाएंगे, नहीं, जैसे जैसे क्लास देखते जा रहे हो नोट्स बनाते जाओ, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाते जाओ, तभी तो रिकॉर्डेड क्लास भेज रहे हैं, यही तो इसका फ़ायदा है। हम उम्मीद करेंगे बच्चों कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हम आपके साथ शुरुआती क्लासेस में रूड नहीं होना चाहते। आप पुराने पास आउट बच्चों से ज़रूर पूछिए कि रत्नेश सर की क्लास पढ़ने में कितनी मज़ा आती है। अगर आप हमारे साथ इनडिसिप्लिन नहीं होंगे पढ़ाई में,
तो आपकी पढ़ाई हम बहुत मज़ेदार कर देंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई को मजाक लेके पढ़ेंगे तो ये एक टीचर के लिए इंसल्टिंग है कि हम ग्रुप पे लगातार मैसेज करते जाते हैं, बच्चों कोई डाउट हो तो पूछ लो, बच्चों नोट्स नहीं भेज रहे हो, फलाने नाम लेके पूछते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता, सुबह से शाम गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो बच्चों, कोई रिप्लाई नहीं। ये तो इंसल्टिंग है एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो अपनी तरफ से हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एक हेल्दी बॉन्ड बनाने के लिए बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ताकि आप भी कुछ भी पूछने के लिए फ्री रहो और हम भी आपको डांटने के लिए फ्री रहें। अगर आप पसंद नहीं करते बच्चों तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ग्रुप लीव कर दीजिए। आप फिर सही जगह नहीं पढ़ रहे हैं, आप फिर दूसरे टीचर से पढ़ना डिजर्व करते हैं। हम आपके योग्य नहीं हैं बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।